तो रिसेंटली एक बुक इंडियन जियोपॉलिटिकल सर्कल में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। बुक का नाम है रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इस बुक को न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट मैगी हेबरमैन और जोनाथन सोवन ने लिखा है। और अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो चांसेस हैं कि आपने इन दोनों के नाम पहले भी कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। दोनों जर्नलिस्ट काफी सालों से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिटिकल जर्नी को कवर करते आए हैं। वैसे इस बुक का प्राइमरी फोकस डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी के अंदर की फंक्शनिंग पर है। व्हाइट हाउस के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते थे, मेजर फॉरेन पॉलिसी डिस्कशंस किस तरह होती थी, सीनियर ऑफिशियल्स के बीच किन मुद्दों पर डिसएग्रीमेंट्स होते थे। बुक लार्जली इसी तरह की रिपोर्टिंग पर बेस्ड है। अब इस पूरी बुक में इंडिया का जिक्र भी कई जगह पर आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिसकी पिछले कई दिनों से काफी बात की जा रही है। बुक की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग 30 जनवरी को ओवल ऑफिस में एक मीटिंग हो रही थी जहां डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और भी कई अदर सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। और इस मीटिंग में डिस्कशन यूक्रेन को लेकर चल रहा था, लेकिन डिस्कशन वॉर को कैसे खत्म करना है इस बारे में नहीं था। डिस्कशन इस बारे में था कि अगर कल को यूक्रेन और रशिया के बीच किसी तरह की पीस डील हो भी जाती है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पीस डील साइन हो जाना और पीस को मेंटेन रख पाना दोनों अलग चीज होती है। अगर कल को फाइटिंग रुक भी जाती है तो ग्राउंड रियलिटी में स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करेगा, कौन इंश्योर करेगा कि सीज फायर होल्ड करे, कौन गारंटी देगा कि महीनों बाद भी या कुछ सालों बाद कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू ना हो जाए, और अगर एग्रीमेंट की कंडीशंस का वायलेशन होता है तो उस सिचुएशन को हैंडल कौन करेगा। यानी डिस्कशन सिर्फ वॉर के एंड को लेकर नहीं था, डिस्कशन वॉर के बाद के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर भी था। नाउ इस बुक के अकॉर्डिंग इसी डिस्कशन के दौरान जेडी वेंस ने इंडिया और सऊदी अरेबिया का नाम सजेस्ट किया था एज पॉसिबल कंट्रीब्यूटर्स टू अ पोस्ट वॉर सिक्योरिटी फोर्स। उस समय वॉशिंगटन के पॉलिसी सर्कल्स में यह सोचा जा रहा था कि अगर फ्यूचर में किसी तरह की पीस कीपिंग या सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत पड़ती है तो क्या उसमें कुछ ऐसे देशों को शामिल किया जा सकता है जो नेटो अलायंस का हिस्सा ना हो। और जेडी वेंस के इसी प्रपोजल पर ट्रंप का जो रिस्पॉन्स था वही आज की हेडलाइंस बना हुआ है। ट्रंप ने इस आइडिया को काफी जल्दी डिसमिस कर दिया और कहा कि द इंडियंस वांट टू डू दैट, दे वांट पे फॉर समथिंग लाइक दैट। और इसी के साथ उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्हें पसंद करते हैं लेकिन इंडियंस डू नॉट एवर पे फॉर एनीथिंग। मतलब भारतीय लोग किसी भी चीज के लिए या इस तरह के मिशन के लिए पे नहीं करेंगे। अब इस स्टेटमेंट का एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या था, ट्रंप यहाँ एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, और इस पूरे डिस्कशन से हमें यूक्रेन के फ्यूचर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में क्या समझ आता है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जेडी वेंस ने इंडिया का नाम लिया ही क्यों, और उससे भी पहले जब हम कहते हैं कि इंडिया यूक्रेन में ट्रूप्स डिप्लॉय करे तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ बात रशिया के खिलाफ इंडिया को डायरेक्टली वॉर में भेजने की नहीं हो रही थी। कम से कम बुक में जो डिस्कशन डिस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग आइडिया एक पोस्ट वॉर सिक्योरिटी फोर्स का था। यानी अगर कल को रशिया और यूक्रेन के बीच किसी तरह की पीस डील हो जाती है तो उस एग्रीमेंट के बाद ग्राउंड पर कुछ कंट्रीज के पर्सनल डिप्लॉय किए जा सकते हैं जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने, सीज फायर मॉनिटर करने और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को सपोर्ट करने का रोल निभा सके। अब देखिए, पेपर पर तो ये अरेंजमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है, लेकिन रियलिटी में किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में ट्रूप्स भेजना हमेशा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस लेकर आता है। और अगर हम पिछले कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रति भारत की अप्रोच काफी कंसिस्टेंट रही है। एक तरफ इंडिया ने रशिया के साथ अपने ट्रेडिशनल रिलेशंस भी मेंटेन रखे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू रखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और जेलेंस्की से भी। इंडिया ने लगातार डायलॉग, डिप्लोमेसी और नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात की है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में किसी मिलिट्री रोल की तरफ कभी सिग्नल नहीं दिया। इसी वजह से अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूक्रेन में इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय करने का आइडिया पहले से ही काफी अनलाइकली नजर आता है। और देखिए, यूएन पीस कीपिंग मिशन और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉयमेंट दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जनरली जब हम यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करते हैं तो वो एक इंटरनेशनली एग्रीड फ्रेमवर्क के अंदर चलती हैं। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होता है, मिशन का ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत काम करती हैं। और इंडिया ने ऐसे मिशंस में डिकेड्स तक कंट्रीब्यूट किया भी है। लेकिन यूक्रेन का केस काफी ज्यादा अलग है। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दुनिया के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में से एक बन चुका है। यहाँ रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यूरोपियन पावर्स भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इसी वजह से यहाँ किसी भी थर्ड कंट्री की मिलिट्री प्रेजेंस तुरंत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एक्वायर कर लेती है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली इंडियन ट्रूप्स किसी ऐसे अरेंजमेंट का हिस्सा बनते तो सवाल सिर्फ डिप्लॉयमेंट का नहीं होता, सवाल परसेप्शन का भी होता। रशिया उस डिप्लॉयमेंट को कैसे देखेगा, यूरोप उसे कैसे देखेगा, अमेरिका उसे कैसे
रिप्रेजेंट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर फ्यूचर में ग्राउंड पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि पीस कीपिंग पर्सनल्स पर अटैक कोई अनहर्ड ऑफ चीज नहीं है। दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पीस कीपर्स पहले भी अटैक्स का टारगेट बनते रहे हैं, और अगर किसी हाईली सेंसिटिव एनवायरनमेंट में इंडियन पर्सनल किसी कन्फ्रंटेशन या अटैक का शिकार होते हैं तो सिचुएशन तुरंत डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल क्राइसिस बन सकती है। और देखिए, यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलिट्री प्रेजेंस को मॉस्को एक सिग्नल के रूप में भी देख सकता है कि इंडिया प्रैक्टिकल टर्म्स में वेस्टर्न बैक्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हिस्सा बन रहा है। अब चाहे इंडिया की इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन इंडियन ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय करना अपने आप में एक सिग्नल देता रशिया को, और शायद इसी वजह से इंडिया ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मीडिएशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज तो यूज की, लेकिन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की डायरेक्शन में कभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इंडिया की अप्रोच इतनी कॉशियस रही है तो जेडी वेंस के दिमाग में इंडिया का नाम आया ही क्यों? देखिए, इंडिया का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई ऑफर दिया था, और ना ही इसलिए क्योंकि इंडिया एक्टिवली ऐसे रोल्स ढूंढ रहा है, बल्कि इसके पीछे ज्यादा प्रैक्टिकल वजह नजर आती है कि इंडिया दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक रहा है। 1950 के बाद से इंडिया ने 50 से भी ज्यादा यूएन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट किया है। लगभग 2.9 लाख से ज्यादा इंडियन पर्सनल अलग अलग ऑपरेशंस में सर्व कर चुके हैं। यानी अगर दुनिया में पीस कीपिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इंडिया उन कंट्रीज में से है जिसका रिकॉर्ड काफी लंबा और स्टेब्लिश्ड रहा है। इसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का नाम डिस्कशन में आना पूरी तरह से सरप्राइजिंग भी नहीं है। लेकिन अब एक मिनट के लिए ट्रंप के कोट और उस बुक को साइड पर रखते हैं और एक ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल पर डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ ओवल ऑफिस में हुई एक डिस्कशन नहीं होती, अगर अमेरिका ऑफिशियली इंडिया के पास आकर कहता कि यूक्रेन में एक पोस्ट वॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जरूरत है और उसके लिए इंडियन ट्रूप्स की जरूरत है, तो क्या इंडिया हाँ कहता? देखिए, आई डोंट थिंक कि इंडिया हाँ कहता। इंडिया अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के लिए एग्री नहीं होता, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि इंडिया लैक्स द कैपेबिलिटी टू डू सो। वजह यह है कि यूक्रेन में ट्रूप्स भेजना सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन नहीं होता, ये एक जियोपॉलिटिकल डिसीजन भी होता, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह रहा था, यूक्रेन आज सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा भी है। और पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने एक चीज बहुत केयरफुली मेंटेन करने की कोशिश की है, और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी एक तरफ इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन रखे, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपनी पार्टनरशिप को डीपन किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने ये सब बिना फॉर्मली किसी एक कैंप का हिस्सा बने किया, लेकिन जैसे ही इंडियन ट्रूप्स किसी यूएस बैक्ड या वेस्टर्न सपोर्टेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत यूक्रेनियन सॉइल पर डिप्लॉय होते तो वो बैलेंस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। रशिया इसे किस नजरिए से देखता? क्या मॉस्को इसे सिर्फ पीस कीपिंग के रूप में देखता, या फिर इसे इंडिया के स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में एक शिफ्ट के रूप में देखा जाता? और अगर ऐसा होता तो उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होते? ऐसे कई सवाल उठते। साथ ही एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी उठता, आखिर इंडिया को इस डिप्लॉयमेंट से मिलता क्या? इंडियन सोल्जर्स को रिस्क में डालने का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होता? और शायद इसी वजह से अगर ऐसी कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट कभी आती भी तो इंडिया के मना करने की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ट्रंप के कमेंट को देखा कैसे जाए, क्योंकि अगर आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये वो इंडिया के बारे में नहीं कह रहे हैं। आई मीन, ट्रंप के ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू को भी हम इसकी एक झलक के रूप में देख सकते हैं। ट्रंप हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशनशिप को एक ट्रांजैक्शनल लेंस से देखते आए हैं। हमने ये बात नेटो के कंटेक्स्ट में भी देखी है, यूरोपियन एलाइज के डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर भी देखी है, और कई दूसरे पार्टनर्स के कंटेक्स्ट में भी देखी है। यानी ट्रंप के लिए अक्सर सवाल ये होता है कि कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितना कॉस्ट उठा रहा है, और कौन कितना बर्डन शेयर कर रहा है। और शायद इसी लेंस से उन्होंने इंडिया को भी देखा। वैसे आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का ये कमेंट वॉशिंगटन के एक ब्रॉडर माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर ये सिर्फ एक ऑफ एंड रिमार्क था जिससे उसके एक्चुअल कंटेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।